सुप्रभात साथियों, आइए आपका स्वागत है ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस भद्रावती में। और पुनः आपके समक्ष जनरल नॉलेज मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है इसका बहुत ही फ़ायदा ले रहे होंगे। अभी बार कोगरा का एग्ज़ाम होने का है ना, और भी मिसलेनियस एग्ज़ाम चालू है, छिटपुट एक दो आ रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो इसके जस्ट पहले एक बच्चे ने बताया था एग्ज़ाम उसके जो है उसमें जो है पूरा स्पीड ही आ गया था। कौन थे भाई? आप ही बोले थे? हाँ, ESIC का एग्ज़ाम था, है ना। तो कहने का अर्थ है कि आप रेगुलर जो है लगे रहिए। और भगवान कृष्ण ने बोला है उपदेश में, गीता का उपदेश जब दे रहे थे कि फल की चिंता मत करो, देने वाला कोई और है। आपका किस पे अधिकार है? कर्म पे अधिकार है। कर्म करते रहिए, चलते रहिए। हम लोग जैसे देखिए सुमित भैया के सहयोग से स्टार्ट कर दिए यूट्यूब चैनल, धीरे धीरे बढ़ गए। कहाँ भैया? सब्सक्राइबर लगभग 450 के आसपास पहुँच गए और व्यूअर्स भी लगभग 8,500 हो गए। अगर नहीं शुरू किए रहते तो जहाँ थे वहीं रहते, लेकिन शुरू कर देने से आदमी जरूर एक ना एक दिन अपने मुकाम पे पहुँच जाता है। लेकिन शुरू ही नहीं करेंगे तो जहाँ है वहीं रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है त्योहार के नाम के साथ जो है आपका जो है आज का क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। और सुने होंगे आप लोग ओणम का नाम सुने होंगे। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का। इतना सब कोई रट्टा मार के रखता है, एग्जाम में जाता है, एग्जाम दे के आता है, सही करके आता है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन रहेगा कि ओणम जो त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है वो किस देवता के लिए है? कोई भी त्यौहार किसी न किसी देवता के उनके अच्छे कामों के लिए हम लोग जो है यादगार में क्या करते हैं, मनाते हैं। तो ओणम त्यौहार मनाया जाता है किस देवता के उपलक्ष्य में? तो याद रखेंगे भगवान विष्णु। विष्णु भगवान, जिनको क्या कहा जाता है? आप लोग सुने हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये क्या है? पालन करता है। नहीं, ये सृष्टि को की रचना करने वाले हैं ब्रह्मा। और ये क्या है? और ऐसा नहीं हम खाली ऐसे ही बता रहे हैं आपको, धार्मिक उपदेश दे रहे हैं, नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्या है? इस सृष्टि के पालन करने वाले हैं और ये त्रिनेत्र वाले हैं। ये क्या करते हैं? अलविदा, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो भगवान विष्णु की जो है पूजा की जाती है किस दिन? ओणम के त्यौहार जो मनाते हैं केरल में। अब क्वेश्चन है एक अलग हट के क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में जो संत थे उनको क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे दक्षिण भारत के संत जो थे उनको अलवार। वो कौन थे? अलवार। और जो उत्तर भारत में संत थे जिन्होंने भक्ति को क्या किया? बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, उनको कहा जाता है नयनार। कैसे याद रखिएगा? तो नयन मतलब त्रिलोचन। कहाँ बैठे हुए हैं? कैलाश पर्वत उत्तर में, ठीक है। तो नयनार जो संत थे वो क्या थे भाई? भगवान शिव के उपासक थे। और दक्षिण भारत में जो है अलवार संत जो थे वो क्या थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन है, सभी हम लोग पढ़े हुए हैं और जहाँ तक पढ़े हैं हम लोग एग्जाम देके वहीं तक आ जाते हैं, उसके आगे थोड़ा पूछ देगा तो गड़बड़ जाएगा। क्या भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ी नहीं, झोपड़ा, ठीक है, किसने बनाया था भाई? तो याद रखने कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, ठीक है, ऐबक ने बनवाया था। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ भैया? तो राजस्थान में एक जगह है अजमेर, है ना, जहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है? दरगाह है। वहाँ पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, किसके आदेश पे बनवाया था उसने? तो याद रखेंगे मोहम्मद गोरी, उसका ससुर था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या था? जवई था। अब बताया है कहानी आप लोग को कि जब दिल्ली सल्तनत को उसने दिल्ली को जीता तो अपने जवई को दिया, लो भैया गिफ्ट में, है ना, अब संभालो इसको। और वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? गुलाम वंश की क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। कब? 1206 में। तो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होती है, किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अपना भी किस्मत कितना अच्छा रहता है यार, कोई वैसा मिल जाएगा ससुर। लो श्रीवास्तव जी आपको गिफ्ट में दे रहे हैं पूरा भद्रावती। चलो, हमको पूरा इंडिया नहीं चाहिए, हमको भद्रावती ही मिल जाए, बहुत काफ़ी है। नहीं हो, देखेंगे, हो सकता है फ्यूचर में कोई से मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? गुलाम वंश की स्थापना की। ओके, अब ध्यान रखिएगा। तो हम थे कहाँ? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अब इसमें चलेंगे तो बहुत चलना है, मेन जो है उसको फोकस कर रहे हैं। तो अजमेर शहर जो है राजस्थान में है। और ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि अजमेर शहर जो है किस नदी के किनारे है? बोलिए। लूनी, मूसी नहीं, मूसी तो हैदराबाद हो गया, वो मौसी रहती है हैदराबाद में, ठीक है। लूनी नदी। और सुनना भैया, हमारे देश की सबसे छोटी नदी है, कौन? लूनी, ध्यान रखिएगा, लूनी, ठीक है। तो लूनी नदी याद रखेंगे, इस नदी के किनारे स्थित है, कौन? अजमेर शहर। और इसी नदी पे, लूनी नदी पे बनाया गया है क्या चीज़? अन्ना सागर डैम। क्वेश्चन पूछता है अन्ना सागर डैम किस नदी पर है? तो याद रखेंगे लूनी नदी पे है। याद रहेगा क्या? तो भारत की सबसे छोटी नदी है कौन? लूनी। और दुनिया की सबसे छोटी नदी डी, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी है, याद रहेगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ी नहीं, झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद गोरी के आदेश पे बनवाया था, हाँ, और इसका ईयर भी याद रखिएगा, 1192 में। अब आ जाओ भैया, 1192 आ गया तो हमको भाई थोड़ा सा बताने के लिए मजबूर कर दिया। एक 1192 और एक 1191, 91-92, पता है। और ये क्या है? तराइन का युद्ध। अब घटना इसका बना दे रहे हैं, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। क्या भाई? 1191 में तराइन की ना पहली लड़ाई हुई, किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। चौहान और गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी या गौरी कहिए, जो भी कहिए, गोरी ही रहने दीजिए, गौरी कहेंगे तो पार्वती मैया हो जाएंगे, ठीक है, गोरी। अब इसमें क्या हुआ? चौहान साहब जीत गए, जीत गए। चलो भाई जीत गए तो जाने दो, अब गोरी भैया को फ्री कर दिए, जाओ अब खेलो खाओ कूदो, जान दो, तुमको माफ़ कर दिए, ठीक है। लेकिन भैया दुश्मन तो दुश्मन होता है, नहीं वो कब किस ताक में रहेगा, थोड़ा सा पलकत पाएगा सीधे वार कर देगा वो, बराबर है। तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट ईयर फिर से 1192 में उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। और इस बार अटैक किया तो पूरा अपने पूरी प्लानिंग के साथ किया, और ऐसा अटैक किया कि चौहान साहब हार गए। हार गए तो पहले जीतने वाले का नाम गोरी, और क्या हो गया भैया? चौहान। तो मतलब पहला वाले में चौहान जी जीते, दूसरा वाले में गोरी, और ये जीत गया ना भैया। तो अब क्या किया? अब तो हम हो गए यहाँ के मालिक, अब तुम हो गया नौकर। इनका दोनों आंखें गायब करा दिया। किनका? ये पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़वा डाला। किसने? मोहम्मद गोरी ने। मतलब ये जीत गया दूसरा युद्ध में, और जीतने की खुशी में, घटना नहीं है, हम बना रहे घटना याद करने के लिए आपको, जीतने की खुशी में आदेश दिया, जाओ मेरा जवई कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, एक ऐसा चीज़ बना दो कि ज़िंदगी भर का याद रहना चाहिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ी नहीं, क्या झोपड़ा। कब? तो 1192 में। तो किसके आदेश पे बनाया गया? गोरी के आदेश पे बनाया गया। मोहम्मद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आ गया आपका 86th अमेंडमेंट। देख लो भैया, नींबू ऐसा निचोड़ते हैं, बोले हैं। चलिए अब ध्यान से दिल थाम के सुनो, बार बार हम बोलते हैं दिल थाम के सुनो। सौरभ भैया, नहीं आप हो राहुल। चलिए देखेंगे, हम सोच सौरभ गवई है, थोड़ा सा लगे आप भी उसी तरह से देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन पूछता है कब किया गया था? वर्ष 2002। तो ये तो बाद की बात है। अब आपको विशेष जानकारी के लिए मन जानिए, है ना, आप पहले से भी जानते हैं फिर भी जानिए। ये 86वां संविधान संशोधन किया गया। तो अब पहले क्वेश्चन है कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल जो है कॉपी है, प्रति है, उसमें नहीं करना आपको, उसका रेफरेंस देके अलग से उसमें कॉपी अटैच करना आपको, समझ गए? हाँ, तो याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब बात अगर करेगा कौन यार? ऑप्शन रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मिलकर करेंगे, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा रहेगा संसद। तो क्वेश्चन भटकाने के लिए इधर उधर दे सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, या संसद न देके दे देगा क्या चीज? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे, यही होगा, ठीक है? संसद में कौन कौन होते हैं भैया? तो संसद जो है 3 को मिलने से होता है, 1 2 3। पहले हमारे हैं प्रेसिडेंट, और इसके बाद भैया लोकसभा, और ये लोकसभा को ध्यान रखिएगा, लोकसभा को बोलते हैं क्या चीज? लोगों की सभा। निम्न सदन भी बोलते हैं इसको, लोअर असेंबली, और भावनाओं का सदन भी बोला जाता है, किसको? लोकसभा को। और एक होता है राज्यसभा। ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? संसद, पार्लियामेंट। ओके, तो याद रखेंगे संसद को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, क्या चीज? संविधान में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हम बताए थे कि हमारा जो संविधान बना तो ऐसा नहीं कि हमारे जो देश वाले थे क्या, बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और भी लोग थे, है ना, तो वो अपने दिमाग से फटाफट लिख के डाल दिए, ऐसा नहीं है। जिस देश का अच्छा लगा संविधान पढ़े, स्टडी किए, वहाँ का जो चीज़ अच्छा लगा ऐड करते गए, ठीक है? तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ओके, तो याद रखेंगे कि हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कौन करेगा? संसद करेगा। संसद बोले तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे। और ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लगी है? तो याद रखेंगे लिया गया है कहाँ? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ की संविधान से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो याद रखेंगे भैया, आर्टिकल जो है 368, अनुच्छेद इसको बोलते हैं क्या? अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया, 68 में वर्णन किया गया, 368। क्या चीज़? कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? और आप करंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा देखिएगा, अब तक कुल कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं? तो लगभग 110-12 से अधिक हो चुके हैं, ठीक है? देख लीजिएगा। अब आते हैं आपका मूल क्वेश्चन जो आज का था, यहाँ पे आते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हमने बताया। अब क्वेश्चन है कि 86 नंबर का जो है संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2002 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है सुमित भैया के एग्जाम में, आ सकता है 5 जून वाले एग्जाम में, ठीक है? कि 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? एक तो ईयर पूछ देगा 2002 में, दूसरा पूछ सकता है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे कि 86 नंबर का संविधान संशोधन जो है
शिक्षा से संबंधित है, और वो भी शिक्षा कैसा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा के लिए एज हमने बताया था कितना, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, हर माँ बाप का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ड्यूटीज है कि अपने बच्चों को मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन देना है, जिसके लिए ईयर कितना भाई, 6 से लेके 14 तक। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा एक और कर्तव्य बढ़ गया। अब सुनिएगा, वो बच्ची एक जो है अपर्णा तिवारी, उस दिन हमको हिंट की थी, तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार तो हमारे संविधान में थे 7, अब घट के हो गया कितना, 6। लेकिन क्या मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में थे? नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन ना 42 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। और मौलिक कर्तव्य कुल कितने थे? तो याद रखेंगे 10। तब बस नहीं, एक और बढ़ गया इसके तहत, 86 के तहत कितना, एक और हो गया, कितना हो गया, 11। अब कर्तव्य बढ़ गया, आपका अधिकार देखिए गवर्नमेंट कितना चालू है, अधिकार घटा रहा है, अब आपका ड्यूटीज बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अधिकार घट गया, 7 था तो 6 हो गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति का अधिकार हमारा अब क्या रह गया, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बोलते हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन कर्तव्य 10 के बदले अब कितने हो गए, 11। एक और आ गया कि हर माँ बाप को जो है ये दायित्व है कि अपने बच्चों को मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन देना है। अब 10 का नाम लिखवाना पड़ेगा, अलग अलग कर्तव्य उसमें है कि अपने झंडा का जो है आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, देश की सेवा के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना है। ये माने सामाजिक जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट का जो है सार्वजनिक चीज़ें हैं, उसका जो है निगरानी आपको भी करना है, केवल गवर्नमेंट ही नहीं करेगी। इस तरह के, हाँ रेलवे हो गया, बाकी और भी चीज़ें इमारतें हैं, तो ये सब जो है, हाँ अब पंखा लाइट खोल के ले जाएंगे सुमित बाबू, है ना। चलो आगे, सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति, इसका मतलब उठा के घर में ले जाओ, बहुत मारेंगे। चलो, तो ऐसे भैया हम पढ़ाते हैं, और पढ़ो और इसका भैया फायदा उठाओ। आगे देखिएगा, हाँ अब क्वेश्चन है इसी तरह का है, रिलेटेड है कि कानून बनाने का अधिकार किसको है, और फट से जो है ऑप्शन रहेगा फटाफट, क्या, सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, और चौथा में रहेगा संसद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को ही है, सब उन्हीं के पास अधिकार है। अपना उनका तनख्वाह बढ़ाना है तो आज ही रात को मीटिंग होगी, सब कोई रात को सोता रहेगा, उनकी रात को मीटिंग हो जाएगी। आज 1 लाख रुपया तनख्वाह आता, सीधे 5 लाख हो गया। हम लोग का पेमेंट बढ़ाना होगा तो 13 गो रूल पास कराएगा, और 14वां रूल में भी वो भी कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं हो। हाँ, अब बढ़ेगा अभी तक कितना, 2% बढ़ा दो, ऊँट के मुंह में जीरा, ये कंडीशन रहता है। ठीक है, चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपने को जगन्नाथ बनाओ। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ रहना चाहिए, ध्यान रखना। चलो आगे, तो कानून बनाने का अधिकार किसको है भैया, संसद को है। ठीक है, अब यही नहीं रुकना है, संसद को है कानून बनाने का अधिकार, तो उसके लिए भी अनुच्छेद दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है, किस आर्टिकल के तहत जो है संसद जो है कानून बनाती है और उसको पारित कराती है। तो आर्टिकल अनुच्छेद कितना, 246 से लेके 248, पूरा लिख देते हैं 248। ठीक है, 200 आर्टिकल 246 लेके 248। ठीक है, इनका संबंध किससे भाई, तो याद रखिएगा कि संसद को अधिकार दिया गया है, क्या चीज़, कानून बनाने के लिए। ठीक है, कानून बनाने के लिए। अब कानून कैसे बनता है, सुनो एक बार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रपोजल रखा जाता है, मान लीजिए सबसे पहले कहाँ रखा गया भाई, लोकसभा में, है ना। अब लोकसभा मान लीजिए उसको पास कर दिया कि नहीं, हाँ भाई
बच्चियों का शादी करने का एज जो है कम से कम 21 होना चाहिए। अभी हो गया ना, ऐसा चल रहा था ना बात, अभी होने का है मतलब वो प्रपोजल है, ठीक है। जैसे महिलाओं का आरक्षण 33% फिक्स करने के लिए अभी वो लटक रहा है, वो होना चाहिए कि आप लोग बताइएगा, होना चाहिए? कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, सब आरक्षण खत्म करो। कहाँ का आरक्षण? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई कम्युनिटी हो। क्या दिक्कत है यार, है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, वो सब मैटर बहुत कंट्रोवर्सी वाला है। बाबा साहब आम्बेडकर 10 साल के लिए बढ़ाए थे और यहाँ बढ़ते बढ़ते अभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है ये। चलिए आइए देखिएगा, ऐसा नहीं, जिनको रिजर्वेशन है उसमें भी जो अभी बोला ना कि जिसका हाथ जगन्नाथ होला वही एक, उन भी कम्युनिटी में क्या है, जो अपने आप को स्मार्ट बना के रखा वही फ़ायदा उठाता है, बाकी को किसी को फ़ायदा नहीं मिलता है। हर कैटेगरी में देख लो आप, कहा जाता है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो हर कम्युनिटी में हर कास्ट में है वो चीज़, है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ है, हम ये बता रहे थे आपको क्या चीज़ भाई, कि आर्टिकल 246 और इतना, ठीक है, 248 इनमें वर्णन किया है कानून। हाँ, तो ये बता रहे थे कि कानून जो है लोकसभा में गया, कोई प्रपोजल, उसको मान लीजिए लोकसभा ने पास किया, अब वो पेश होगा किस में? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, माने दोनों जगह से पास हो गया, तब जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास अगर उनका भी मुहर लग गया, फाइनल एक्सेप्टेंस हो गया, अब वो जो है क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा कि हाँ इतने साल में आपको वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार बताओ भैया, क्वेश्चन पूछता है कि हमारा वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और रहेगा पहला ही ऑप्शन कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ नहीं रहेगा कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, पहला ही ऑप्शन रहेगा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बच्चे लोग रट्टा मारे हुए क्या, बाल गंगाधर तिलक कि स्वतंत्रता हमारा क्या है भैया? जन्मसिद्ध अधिकार। वो दिमाग में है, अरे 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 यही होगा, पहला ही ऑप्शन है। जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है और सबको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। किसको है? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 साल का होना चाहिए मिनिमम, तभी वोट देगा। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो जन्मसिद्ध कहाँ अधिकार हो गया यार? नहीं तो जन्मसिद्ध अधिकार रहता था क्या, एक बच्चा जो है पैदा हुआ उसको भी ले जाकर वोट मरवाते, नहीं। अब जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, तो नहीं, ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। इसी को बोला जाता है वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु। वोट देने की न्यूनतम आयु है कितनी? 18 साल, ठीक है। चलिएगा, ये नियम कानून कौन बनाते हैं भैया? संसद। आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन है ब्लड के बारे में, बहुत सारी चीज आपको हमने बताया है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि ब्लड में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। इस सेल डिवीजन क्या होता है यार? तो सुनना, सेल डिवीजन सुने हैं? सुने तो जरूर होंगे, भले पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, और नहीं तो पढ़े होंगे तो सुने नहीं होंगे। अब यार इसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। और दुनिया में कई कैटेगरी के जीव होते हैं यार, दो में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। एक होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर, और दूसरे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। जानते हैं ना? अब देखिए, यूनिसेलुलर का मतलब हो गया, यूनि मतलब एक। बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ कैटेगरी में, है ना, जिनका बॉडी जो है एक ही सेल का बना होता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं क्या? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर। और हम लोग क्या हैं? मल्टी सेलुलर। जब माँ के पेट में आए होंगे, गर्भ में आए होंगे, तो एक छोटा सा पॉइंट होगा, स्पर्म और ओवम मिल के बनाए क्या? जाइगोट। और ये जाइगोट इतना छोटा जो है डेवलप करते 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 अब ऐसा बन गए। कैसा? ऐसा बन गए, बाहर आने के लिए रेडी।
नहीं, 9 महीने के बाद माँ के पेट से हम लोग कहाँ आ गए? बाहर। अब दुनिया बड़ी हो गई। तो कैसे आ गए यार? तो कैसे आ गए नहीं, मतलब इतना बड़ा कैसे हो गए? पैदा तो हुए इतना बड़ा और वो हो गए एकदम खल्ली जैसा मोटा, नहीं, कैसे हो गए? तो हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न हुआ, और सेल डिवीज़न ऐसे 3 होता है। मेन हम लोग को पढ़ना रहता है क्या? 2 तरह का, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन, आयोगों को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सेल डिवीजन पे एक दिन बना ही देंगे एक वीडियो, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें, देखेंगे। तो हम लोग का बॉडी जो है मल्टी सेलुलर है। हमारा मैक्सिमम जो है जीव क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ही होते हैं। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, हमारा बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन जो है ब्लड सेल में नहीं होता है केवल। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं कि ब्लड में सेल डिवीजन नहीं होता है, यह केवल सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सेल्स में होता है। सोमैटिक क्या होता है? जो बॉडी के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो बॉडी के फॉर्मेशन में जो भाग लेते हैं उसको सोमैटिक सेल बोलते हैं, और उनमें जो है मियोसिस का सेल डिवीजन होता है। और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा। रिप्रोडक्टिव मतलब क्या? हम अपने ही तरह के जीव को पैदा कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रजनन क्षमता होती है ना, प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, पावर या एनर्जी होता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीजन जो है ब्लड सेल में नहीं होता है, ब्लड सेल में नहीं होता है। कहाँ होता है? एक होता है सोमैटिक, जिसको कायिक बोलते हैं, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका मतलब काया होता है ना, काया मतलब क्या होता है? शरीर, ठीक है। तो शरीर को बनाने में, फॉर्मेशन में जो सेल डिवीजन होता है उसको बोलते हैं मियोसिस। और जो रिप्रोडक्टिव, बच्चा पैदा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो उसमें जो सेल होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना, जैसे बताया ना कि एक जो ऐसा पॉइंट आया, अब वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं क्या? माइटोसिस सेल डिवीज़न। और रिप्रोडक्टिव में होता है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे कि सेल डिवीज़न जो है ब्लड सेल्स में नहीं होता है। किस में होता है? सोमैटिक सेल में होता है और रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। सोमैटिक में मायोसिस और रिप्रोडक्टिव में, सॉरी हाँ, मियोसिस और रिप्रोडक्टिव में क्या? माइटोसिस। ऐसा याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, उल्टा बोल दिए हैं। अच्छा सॉरी, सोमैटिक में माइटोसिस और रिप्रोडक्टिव में क्या है? मियोसिस। इस पे एक दिन हम बता देंगे बढ़िया से आप लोग को। हाँ बोलिए। सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा किस पार्ट में होता है? तो ये जो अपना जो है बॉडी का फॉर्मेशन वाले पार्ट हैं, लीवर और किडनी। अगर वैसे बोलिएगा तो लीवर ही होगा, वो नहीं। आप क्वेश्चन कुछ और हम बताए हुए हैं पहले। ये ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो जो है एक बार जो है डैमेज होते हैं तो रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, ऐसा है। लेकिन लीवर एक ऐसा हमारा बॉडी का पार्ट है जिसके जो है सेल अगर डैमेज भी होते हैं तो उनमें रीजनरेट होने की प्रवृत्ति होती है, उनमें क्षमता रहती है। सुने होंगे कि लीवर डैमेज हो गया, फिर दवा अगर खाए हम, वो बराबर हो गया। लेकिन ब्रेन का सेल अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर दूसरा वहाँ पे वो ब्रेन रीजनरेट, ठीक है, ऐसा है। आइए देखिएगा, अब कह रहा है लगातार जो है, हाँ ये पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। कैंसर का नाम सुने हैं? नाम सुनते ही आदमी के शरीर में एक अलग तरह की जो है सेंस आ जाती है। कैंसर, एड्स, नहीं, ये सब बीमारी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भैया दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो, जो हमारा दुश्मन है उसको भी बीमारी ना हो। भैया तू भी खुशी से रह, जान दो हमसे दुश्मनी करते रहना, केवल ये मत करना, बस बाकी चलते रहो, लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, कैंसर देखना भैया, कैंसर क्या होता है। अब आप लोग पढ़े हैं, हम कई बार पढ़ाए भी हैं। कैंसर जो होता है
कहीं का भी बॉडी का सेल, मान लीजिए यहीं का सेल, यहीं का सेल, कहीं का भी सेल, उसमें अनकंट्रोल जो है ग्रोथ होने लगा। देखिए जैसे हमारे बॉडी में अभी तक हम लोग इतने एज तक पहुंच गए, कंट्रोल वे में सेल का क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, उसका जो है ग्रोथ हुआ है। इसीलिए हमारा बॉडी इस तरह से क्या है, एकदम सुंदर काया भगवान ने दिया है, नहीं एकदम स्मार्ट। ठीक है, सबसे स्मार्ट लोग इंडिया में ही होते हैं। साउथ अफ्रीका में जाओ और कहीं कहीं ऐसे ऐसे देश हैं कि उनके नागरिकों को देखोगे ना तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा भी है। अपने यहाँ के लोगों को देख लो, एक एक से स्मार्ट रहते हैं यार, एक बार देख लो तो 10 बार उसी होटल में जाके खाने की इच्छा होगी। नहीं, इसीलिए देखे होंगे होटल वगैरह में क्या, खास करके वेटर्स कैसी लेडीज लोग ही रहती हैं और एकदम स्मार्टनेस। हाँ चलो, तो ध्यान रखना भैया। आइए, एयर होस्टेस बराबर है। हाँ, एयर होस्टेस की तैयारी होती, जब हम पटना में पढ़ाते थे ना भैया, बहुत सारे बच्चे आते थे तो एयरफोर्स का जो तैयारी कराते थे उसमें उनका भी तैयारी करा देते थे। ठीक है, तो एयर होस्टेस भी वैसे ही हर दृष्टि से आपको बोलने में सुंदर, आप कितना भी घुसाओगे एयर होस्टेस आप पे नहीं घुसाएगी, उनको ऐसा ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, चलो जान दो। तो सुनेंगे कैंसर कब होता है भैया, तो जब हमारे सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैंसर। अब क्वेश्चन आता है कि कैंसर के स्टडी को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे अंकोलॉजी। और घटना बनाए थे लो क्या जी, अंकल को भी हो गया क्या कैंसर, अंकोलॉजी याद रहेगा क्या, अंकोलॉजी। अंकोलॉजी क्या भैया, स्टडी ऑफ कैंसर। और याद रखना भैया, कैंसर के स्टडी को अंकोलॉजी तो बोलते हैं। इससे संबंधित एक थेरेपी है, एक थेरेपी किया जाता है, कीमोथेरेपी। उसका थेरेपी का नाम क्या है, कीमोथेरेपी या रैपी, जो भी लिखना है, कीमोथेरेपी। ठीक है, और कैंसर के इलाज में एक धातु का भी प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है, कोबाल्ट। हाँ, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, किसमें, तो याद रखेंगे कैंसर के इलाज में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। और कैंसर भी दो तरह का भैया है ना, एक ब्लड कैंसर होता है ब्लड में, एक जो है बॉडी का किसी पार्ट में रहता है वो। तो ब्लड कैंसर हमको नाम एक याद आ गया, इसलिए खटाक से इसलिए बता रहे हैं कि ब्लड कैंसर जो होता है उसका नाम होता है क्या चीज, ल्यूकेमिया। क्या होता है, ल्यूकेमिया। कैसे याद रखेंगे भैया, तो ध्यान रखिएगा, हमारा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में क्या है, प्रतिरक्षा का काम करता है, वो हमारा क्या है, सैनिक है, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस हार्मफुल जो आते हैं उनके साथ क्या करता है, लड़ता है। लेकिन जब सैनिक कमजोर हो गया, सरकारी से प्राइवेट हो गया, उसका अधिकार नहीं है गोली चलाने का, तब क्या होगा, कोई भी घुस जाएगा नहीं। तो जब WBC कमजोर हो जाता है तो हमारे ऊपर बीमारी वाले बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है उनसे नहीं लड़ पाता है। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हमारा जो है क्या है, इससे जो है हमारे बॉडी को सुरक्षा मिलती है। अब इसका जो है नाम है क्या, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। किसका, WBC का। और इसी ल्यूकोसाइट से लिया गया है क्या, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। याद रहेगा, ऐसे ऐसे पढ़ो भैया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए, सेक्स हार्मोन जो है, जिसको हिंदी में लैंगिक हार्मोन बोलते हैं, 21 ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था आपको, कई बार बताए हैं, फिर भी हमारा काम है बताना। ठीक है, ये जो है हमारा क्या होता है, लीजिए थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं, और कोई जरूरी कि सबका किडनी का साइज एक ही तरह का होगा, है ना। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा है किडनी,
और इस किडनी के ऊपर जो है याद रखिएगा, यहाँ जो है एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है, यही होता है एड्रिनल ग्लैंड। कई बार पढ़ाए आप लोग को, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हमारा काम है शुरू से बोलते आ रहे हैं रिवीजन। एड्रिनल ग्लैंड, और एक क्वेश्चन इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर है, अधिवृक्क भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और एड्रिनल ग्लैंड। और याद रखेंगे एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको बोलते हैं कार्टिसोन हार्मोन। याद रखना, क्या बोलते हैं, कार्टिसोन हार्मोन बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में जो है एक्टिविटीज जो होती है, उत्तेजना, उसको कंट्रोल करता है कौन, एड्रिनल ग्लैंड। जैसे हम कई बार बताए हैं, पिक्चर देख रहे हैं, अब आ गया क्या भैया, सन्नी देओल का आ गया पिक्चर, गद्दर नहीं हो, उसी का है। हाँ, अब पाकिस्तान में जाके, हिंदुस्तान पाकिस्तान का रहता है ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, पाकिस्तान में ये मार रहा है तो अपने को भी इच्छा होती है घुसा जाके मार लो, हाँ नहीं। अब वही जो मिथुन चक्रवर्ती का पिक्चर आता है, रोना धोना, दाता पिक्चर देखिएगा, ठीक है। तो जैसा एक्टिविटी सामने आता है तो वैसा देखे। हाँ, अब लेडीज लोग हैं, सुन लो थोड़ा सा, वो गोलगप्पा के दुकान पे जाएंगी तो दूर से उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, और वो ऐसा टूट पड़ती हैं कि लग रहा है कि कभी खाए ही नहीं, अपने को तो जगह ही नहीं मिलता है। भैया ठीक है आप खा लो पहले, इसके बाद हम खाएंगे, ऐसा होता है ठेले पे नहीं। हाँ, उनका फेवरेट है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सभी एक्टिविटी जो है किससे कंट्रोल होता है भैया, तो याद रखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। और याद रखिएगा सेक्स हार्मोन जो है हमारा, ठीक है, मतलब जो लैंगिक जो हमारा जो है क्या हार्मोन जो है हमको हेल्प करेगा क्या, प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो यहीं से सेक्रेट होता है, यहीं से कंट्रोल होता है, किससे, एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर याद रखना भैया क्या होता है, तो इसको भी कंट्रोल करता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से कंट्रोल होता है। सुने होंगे डॉक्टर खटाखट बोलता है क्या, गए नपवाने, क्या बीपी बढ़ा हुआ है, अरे यार दवा लो, नहीं तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, किडनी पे, नहीं बोलता है। तो ध्यान रखिए किडनी के ऊपर है, अगर बीपी बढ़ेगा तो बीपी यहीं से कंट्रोल होता है, तो किडनी को डैमेज करेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल किया जाता है कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से। और ब्लड प्रेशर की बात आ गई तो अब तो बोलते ही है कि दिल है कि मानता नहीं, क्यों मानेगा, बताना ही पड़ेगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना, 120/80। और सुमित भैया के एग्जाम में पहला ऑप्शन रहेगा 80/120, और यही मार के आंसर आएंगे, मारेंगे घुसा घुसा, बड़का वाला पहले छोटका वाला बाद में, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 120/80, हाँ ठीक है, 120/80। इसमें भी एक डायस्टोल है, एक सिस्टोल है, पढ़ाए हुए हैं। अब आइए, अब जो है बीपी तो नॉर्मल होता है, इतना घटना भी बीपी का खतरनाक है, अब बढ़ना भी खतरनाक है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है, मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, बराबर है, मैनो मतलब दाब, याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। और यहाँ पे डॉक्टर साहब ऐसे लपेट के ऐसे ऐसे दबाते हैं, ये थोड़ा सा है ना, होता है ना, कुछ कुछ होता है, और तब जो है वो पारा उसमें रहता है, ऐसे डाउन करते हैं। हाँ नहीं श्रीवास्तव जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़िया है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप चंगा भला है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। अब श्रीवास्तव सर से एक क्वेश्चन और सीख लो भैया कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए डॉक्टर जो है स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करता है, इसके साथ एक और यंत्र का प्रयोग करता है, वो कौन सा यंत्र है, स्टेथोस्कोप। वो लगा के वो सुनते रहता है कान में कि कैसा उसका पल्स रेट जो है चल रहा नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है भैया, तो हमारे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए है,
इसके साथ साथ एक और प्रयोग किया जाता है यंत्र, उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। हम लोग बिहार में अपने भाषा में बोलते हैं आला। आला लगा के डॉक्टर साहब थोड़ा सा चेक कर लीजिए, जब तक उसे चेक नहीं करेंगे डॉक्टर साहब अपने को संतुष्टि नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए एड्रिनल ग्लैंड हम लोग को इतना सिखा दिया, अच्छी बात है। इस तरह से बहुत सारे ग्लैंड है हमारे बॉडी में और सबका मालिक एक, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है उसको। वो कहाँ होता है? तो सबका मालिक कहीं बैठा हुआ है ना भैया, सेंटर में ना, तो वो मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? मस्तिष्क में, ब्रेन में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सेक्स हार्मोन याद रखेंगे एड्रिनल ग्लैंड द्वारा जो है स्रावित होता है। अब आ जाइए, सब इसी से रिलेटेड आ गया। फिर एक आ गया क्या? आ गया पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज का नाम सुने होंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं क्या? अग्न्याशय। और अग्न्याशय भी एक तरह का क्या है? ग्लैंड है, और स्पेशल ग्लैंड है। ध्यान रखना क्यों स्पेशल बोल रहे हैं। कुछ हार्मोन होते हैं अंतःस्रावी इंडोक्राइन, और कुछ क्या होते हैं? एक्सोक्राइन होते हैं, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी। आइए, ऐसा है कि दोनों का काम करता है। क्या? अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का काम करता है। कौन? अग्न्याशय, पैंक्रियाज। इसीलिए इसका एक अलग से नाम दे दिया, क्या? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक क्या बोले? इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और जब दोनों मिल गया तो क्या हो गया? हेट्रोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं। किसको? अग्न्याशय को, पैंक्रियाज को। और वही पैंक्रियाज से हमारा शुगर लेवल मेंटेन होता है। और उसी पैंक्रियाज में पाया जाता है क्या चीज़? देखिएगा, पेट का जो स्ट्रक्चर बनाइएगा ना, तो उसमें एक ऐसा मिलेगा रचना, यहाँ पे इसमें ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, ये होता है पैंक्रियाज। और इसमें पाया जाता है क्या? बीटा सेल। और ये बीटा सेल याद रखेंगे, यहीं से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। कहाँ से इंसुलिन निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। और वही इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब आ गए सब चीज़ें तो पूरे दिल खोल के समझा दे रहे हैं आपको, पुराने लोगों को सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो बीटा सेल से इंसुलिन निकला, इंसुलिन। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इंसुलिन का जो है खोज जो है किसने किया था? वेटिंग और वेस्ट। अब ध्यान रखिएगा कि इसका बोले है ना, अति सर्वत्र वर्जयत, किसी चीज की अधिकता मना किया गया है। ज़्यादा अधिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। न्यूनता और अधिकता दोनों नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मीडियम में बने रहिए। भगवान बुद्ध के मार्ग पे बता हुए मार्ग पे चलिए। क्या? मध्यम प्रतिपदा, मतलब मध्यम मार्ग अपनाओ, जिंदगी भर सुखी रहो। करोड़ों के मालिक हो गए, वो भी टेंशन है। रात को बीपी का गोली लेकर और नींद लगने की गोली लेकर सोना पड़े, टेंशन है नहीं। और ज़्यादा गरीब हो तो खाने के लाले पड़े रहेंगे, घर में फैसिलिटीज नहीं है। अब मीडियम क्लास में है तो दोनों का मजा ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, एकदम आए उधर से दिन भर काम करके मेहनत करके श्रीवास्तव से जब बेड पर गिरते हैं ना भैया, दुनिया की कोई ताकत नहीं उठाएगी 5 घंटा। हाँ ठीक है, 5 घंटा तक बॉडी का कोई आता पता नहीं कहाँ गया घूमने के लिए। ठीक है, तो ऐसा करो मेहनत कि कम से कम रात को सुकून का नींद सो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए इसलिए बताया कि किसी भी चीज़ की अधिकता और किसी भी चीज़ की न्यूनता दोनों खतरनाक है। तो इंसुलिन का स्राव ज़्यादा हो गया तो क्या होगा भैया, अपने बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, तो वो भी एक बीमारी है। और वो कौन सा बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लिसेमिया या ग्लिसेमिया, याद रखिए। हाइपोग्लिसेमिया मतलब बॉडी में शुगर की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और कम होना भी बीमारी हो गया। कौन? हाइपोग्लिसेमिया। और जिसके बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाती है ना भैया लेवल से, वो कभी भी बेहोश होकर गिर सकता हो। ठीक है, ऐसा है। अब सुनिएगा, अब इससे जो है बीटा सेल से जो है इंसुलिन का स्राव कम होने लगा, तो ये तो कंट्रोल करता है ग्लूकोज को। अब कम होने लगा इसका स्राव, तो इसका मतलब बॉडी में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा भैया, तो उसको बोलते हैं क्या, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर बोलते हैं।
जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो शुगर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा तो उसी को बोला जाता क्या, मधुमेह। और मधुमेह सबको है, टेंशन मत लेना। श्रीवास्तव सर बोल दिए सबको है तो टेंशन नहीं लेना है, सबको है ये डायबिटीज, लेकिन आपका कंट्रोल है इसलिए वो बीमारी नहीं है। लेकिन जिस दिन अनकंट्रोल हो जाएगी तो क्या हो गया भाई, वो बीमारी का रूप धारण कर लेगा। तो याद रखिएगा, मिठास खाने से, मिठाई खाने से शुगर नहीं होता है, कितना भी खाओ। नहीं तो हमारे पंडित जी लोग इतना मिठाई खाते हैं, पता है हमारे यहाँ, है ना, वो जो उनको 20-25 रसगुल्ला तो किधर भी वो दबा लेंगे। अब बाद में पूड़ी बुंदिया वो सब बाकी की बात की चीज़ है, ठीक है। तो उनको क्यों नहीं शुगर होता है, तो ध्यान रखना, शुगर खाने से कोई रिलेशन नहीं है डायबिटीज़ का। लेकिन जिनको हो गई शुगर उनको थोड़ा मीठा खाने से परहेज करना है, थोड़ा का पूरी तरह से परहेज करना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना भैया, तो घटना बना रहे हैं, इसको किसी दूसरे वे में नहीं लेना है, इसीलिए हम पहले बोल देते हैं। तो 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, चाचा का जन्म दिवस। कौन चाचा, नेहरू नहीं, और वही दिन क्या है, बाल दिवस। तो बहुत बच्चों के प्रेमी थे, इसीलिए बच्चे उनको क्या बोलते थे, चाचा नेहरू। तो चाचा नेहरू बच्चों को प्रेमी थे, वो बच्चों को भी प्रेम करते थे। तो बच्चों को मीठा चॉकलेट वगैरह बांटते थे, खिलाते थे, लेकिन खुद नहीं खाते थे। क्यों, उनको डायबिटीज़ थी। घटना बना याद रखिए आप, ठीक ही नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन घटना बना रहे हैं, ठीक है। ट्रिक है कि याद रखिएगा, चाचा नेहरू क्या करते थे भाई, बच्चों को मिठाई बांटते थे, चॉकलेट बांटते थे, खाओ खूब इंजॉय के साथ, लेकिन खुद नहीं खाते थे। क्यों, डायबिटीज़ थी। तो याद रखेंगे, डायबिटीज़ डे मनाया जाता है कब, 14 नवंबर को। बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। और चाचा नेहरू का भी जन्म दिवस मनाया जाता है कब, 14 नवंबर। और 14 नवंबर जो है ना 1889 को, बराबर है, पैदा हुए थे कौन, चाचा नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहला प्रधानमंत्री हुए कौन, पंडित जवाहरलाल। ओके, चल पढ़ लो भैया, पढ़ लो, दिल खोल के पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना था, क्या चीज़, कि अग्न्याशय के बारे में हमने क्या बताया कि उसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करता है। तो अब कह रहा है कि हमारे बॉडी में 2 तरह के स्राव होते हैं, स्राव बोले तो सेक्रेशन होते हैं। एक हार्मोन भी सेक्रेट होता है और इंजाइम भी सेक्रेट होते हैं। तो अब यही ग्लैंड से ही जो है स्राव होता है, किसका, हार्मोन का भी और एंजाइम का भी। तो अब यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, नोट किए हुए, बताए हुए हैं आपको क्या चीज़, कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, वो इंजाइम का स्राव करते हैं। और जो अंतः वाले हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन। जो अंतःस्रावी ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, उनसे हार्मोन निकलता है। और जो बाह्यस्रावी ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनसे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, और एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है, एक चीज़ और माइंड में आया था, चला गया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूरा निचोड़ हो रहा है, ध्यान से देखना भैया, ग्रंथि के बारे में आया है। तो सबसे बड़ी जो है हमारे बॉडी में, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है कौन, लीवर। लीवर जो है ग्लैंड का भी काम करता है। और हमारे बॉडी का जो है सबसे बड़ा अंग स्किन है, ठीक है, स्किन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो यहाँ पे होता है क्या, थायराइड ग्लैंड। ये ट्रैकिया के दोनों साइड में, ट्रैकिया को हम लोग ओइसोफेगस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। तो इसके दोनों साइड में थायराइड ग्लैंड होता है। अब जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है
जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है वो क्या होती है भाई? तो उसका नाम है थायराइड भी लोग बोलते हैं, और उसको गलगंड या घेघा या ग्वाइटर रोग बोलते हैं। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है थायराइड या, ठीक है, गलगंड रोग या घेघा रोग। बहुत लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। चलिए, तो हमारे बॉडी में सबसे जो है बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, और याद रखिएगा इससे जो है थायरॉक्सिन नामक क्या होता है? हार्मोन जो है सेक्रेट होता है। और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का काम क्या है हमारे बॉडी में? तो हमारा जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, उपापचय की क्रिया है, पाचन की क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे जो है लिंक्ड है, तो उसको जो है कंट्रोल करता है। कौन? ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। आगे, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं क्या चीज? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को, और हड्डियों में अगर दांत का अध्ययन है तो ओडोंटोलॉजी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। दांत के बारे में भी एक दिन बताएंगे विशेष रूप से, ठीक है। दांत कितने तरह का होता है, आपके मैक्सिमम कितने दांत हो सकते हैं, आपका दांत टूटा है क्या नहीं टूटा, वो सब बताएंगे, ठीक है। उसमें दो को चिढ़ने वाला रहता है नीचे ऊपर, और कुछ फाड़ने वाला रहता है, और कुछ चबाने वाला रहता है, ठीक है। वो सब पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए, स्टेपिस, मैलियस और इंकस, ये जो है, अब देखिए स्टेपिस बोल देगा तो सब कोई पकड़ लेगा क्वेश्चन को, कि श्रीवास्तव सर ने बताया है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन? स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है? कान में। तो कान में कितनी हड्डियाँ हैं भैया? 6। 3 गो इधर, 3 गो, वही तीनों का नाम दिया हुआ है। स्टेपिस, इंकस, देखिए दिया है ना, स्टेपिस, इंकस और मैलियस, लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेपिस, मैलियस, और क्या होता है भैया? इंकस, याद रखेंगे। तो ये 3 हड्डियां हैं। अब देखो इससे तो सभी अवेयर हैं, सभी लोग जान रहे हैं इसको। अब पूछ देगा कि मैलियस और इंकस नाम की हड्डियां हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं? तो श्रीवास्तव सर ने बताया है कहाँ? कान में, ठीक है। तो स्टेपिस, मैलियस और इंकस, ये हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? कान में। एक कान में तीनों हड्डियां होती हैं, और दोनों कान मिला के 3 6 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एसिड जल में जो है कौन सा आयन देगा? सुनिएगा, एसिड जो होते हैं, एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं, जनरली एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, और उनका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। अभी टाइम थोड़ा कम है इसलिए फास्ट में ले रहे हैं, ठीक है। और याद रखेंगे कि एसिड जो होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में घोलेंगे, तो ये आयन में टूट जाते हैं। और हमारी अपर्णा तिवारी सो रही हैं, जग जाओ, जगो ग्राहक जगो, नहीं जगोगे तो सब लूटेंगे आपको, है ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, एसिड को पानी में अगर हम डालेंगे तो कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन आयन, बराबर है, हाइड्रोजन आयन। नमक को हम लोग पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? आयन में टूट जाता है। और आयन में टूटने का मतलब क्या? एक क्वेश्चन पूछता है कि नमक जो होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो क्वेश्चन देता है कि नमक का जलीय घोल विद्युत का होता है। पहला ऑप्शन सुचालक, कुचालक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, सुचालक होता है। अगर पानी में नमक घोल दीजिएगा तो क्या होगा? उसमें करंट आएगा। ऐसे शुद्ध पानी जो होता है, प्योर वाटर होता है, वर्षा का पानी, वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। याद रखना है सब चीज़ भैया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नमक का जलीय घोल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिएगा, तो नमक को कहा जाता है तेजाब का अम्ल, ठीक है।
नमक का तेजाब कहा जाता है किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नमक का तेजाब कहा जाता है, इसको रट्टा मार लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट डे कभी बताएंगे। सोरे का अम्ल कहा जाता है नाइट्रिक एसिड को, HNO3। सोरे का अम्ल किसको बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। आया हुआ क्वेश्चन है HNO3 नाइट्रिक एसिड, सोरे का अम्ल। अब सोरा क्या होता है वो भी बताएंगे। आयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रोल किसको? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। ये सब चीज़ें जो है आपको भली भांति जो है जाननी है और थोड़ा मेहनत करते चलिए। आइए, तो इसी के साथ आज का ये पेज आपका जो है फिनिश हो रहा है और मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसको जो है बढ़िया से जो है रिपीट करिएगा, पढ़िएगा घर पे। पेज भी शेयर कर दिए आप लोग को और साथ में वीडियो भी है, जो आपको उचित लगे वैसा करिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। जय हिंद।